हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का व्यतिकरण। उसी चैप्टर का जो है हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे। क्या मुझे पढ़ना है? हम पढ़ चुके थे परिणामी तीव्रता निकाल चुके थे। आज हम जो है उसके आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। ठीक, मतलब यंग ने जो प्रैक्टिकल किया था द्विक रेखा छिद्र प्रयोग के लिए, वो कैसे किया था पहले वो प्रैक्टिकल हम समझेंगे। फिर उसी से जो है हम निकालेंगे जो प्रैक्टिकल किया था तो उसमें जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, एक संपोषी व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण होता है। तो संपोषी जो व्यतिकरण होता है वहां पर जो फ्रिंज बनती है वो दीप्त बनती है, जहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है वहां पर जो फ्रिंज बनती है वो अदीप्त बनती है। तो कैसे बनती है, इनकी स्थिति क्या होती है, इसी सब जो है सभी चीजों की बात करेंगे और फिर इसका फार्मूला जो है हम डिराइव करेंगे कि दीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला क्या होता है और अदीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। पहले हम समझेंगे यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो हेडिंग लिखेंगे यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो इसमें यंग ने क्या किया था, कैसे ये प्रैक्टिकल किया था? तो यंग ने ये प्रैक्टिकल करने के लिए क्या किया था? देखो, यंग ने जो प्रैक्टिकल किया था तो इसमें उन्होंने बताया था कि प्रकाश को अगर व्यतिकरण कराना है, यदि प्रकाश की तरंगे अगर अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपित होने के लिए क्या होनी चाहिए, उनकी तीव्रता जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपित करने के लिए उनकी तीव्रता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे एक तरंग ये है, इसकी तीव्रता इतनी है, तो अगर मैं दूसरी तरंग बनाऊं तो इसी जिसकी तीव्रता, जितनी तीव्रता इस तरंग की है उतनी ही तीव्रता की हम दूसरी तरंग बनाएंगे, तभी दोनों तरंगें क्या होंगी, एक दूसरे पे अध्यारोपित हो सकती हैं। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो है जैसे दो स्रोत बनाए, अगर दो बल्ब लगा दें, प्रकाश कहाँ से मिलेगा? स्रोत बल्बों से मिलेगा या सूर्य से मिलेगा। तो प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अगर हम दो बल्ब लगाएं तो दो बल्ब, जैसे एक बल्ब यहाँ पे मैंने लगा दिया, एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं कि जितने इस बल्ब की तीव्रता हो, इस बल्ब के प्रकाश की तीव्रता हो, उतने ही इस बल्ब के प्रकाश की तीव्रता हो। ये संभव ही नहीं हो सकता है। ठीक, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो यंग ने एक दिमाग लगाया था, उन्होंने एक क्या लगाया था, स्लिट लगाई थी, और स्लिट में उन्होंने क्या किए थे, दो छिद्र कर दिए थे। तो कैसे उन्होंने दिमाग लगाया, तो प्रैक्टिकल हम पहले समझने जा रहे थे। यहाँ पे एक यंग ने ली थी सोडियम लैंप। कौन सी लैंप ली थी? सोडियम लैंप। ठीक, तो यहाँ पे हम सोडियम लैंप बना देते हैं, कुछ इस तरह होती है सोडियम लैंप। ये मान लीजिए सोडियम लैंप है। तो सोडियम लैंप से जो प्रकाश निकला था, अब इससे दो तरंगे कैसे प्राप्त होंगी? तो दो तरंगे प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक लगा दी थी इन्होंने स्लिट, और स्लिट में कितने छिद्र किए थे? दो छिद्र। एक यहाँ पे छिद्र किया था, दूसरा यहाँ पे छिद्र किया था। ये प्रकाश जो सोडियम लैंप है इसको हम मान, ये प्रकाश स्रोत है, लाइट ऑफ सोर्स, लाइट का जो है सोर्स है, तो इसको मैं बोल देता हूँ एस। ठीक, अब यहीं से जो है प्रकाश जो है ये दो भागों में डिवाइड होगा। कौन कौन सा? एक तो छिद्र ये है, एक छिद्र ये। छिद्र जो होते हैं बहुत नैनोमीटर में होते हैं, बहुत छोटे छिद्र होते हैं। तो इनकी जो ये जो छिद्र, पहला छिद्र है इसको मैं मान लेता हूँ S1 छिद्र है, दूसरा छिद्र मैं मान लेता हूँ S2 छिद्र है। ठीक, तो यंग ने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें जो है सोडियम लैंप एक है, इसके प्रकाश को दो भागों में कैसे डिवाइड करें, दो भाग ही बनेंगे तभी जो है दो तरंगे बनेंगी, तभी दो तरंगे जो है व्यतिकरण कर सकती हैं। तो दो तरंगों को व्यतिकरण कराने के लिए, मतलब अध्यारोपित कराने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक स्लिट ली थी और एक स्लिट में दो छिद्र कर दिए थे। अब यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो उस प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। क्यों समान होगी? क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश स्रोत है वो एक ही है, सेम है। इसी प्रकाश स्रोत का जो प्रकाश है वो इस स्रोत से भी निकलेगा और इस स्रोत से भी निकलेगा, इसलिए दोनों की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। ठीक, तो आगे मैं लगाऊंगा एक पर्दा, जहां पर मुझे क्या प्राप्त होगा, फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो जब इस पर्दे पे ये दोनों तरंगे इस स्रोत से और इस स्रोत से निकलने वाली तरंगे जब व्यतिकरण करेंगे, व्यतिकरण का मतलब अध्यारोपित होंगी, तो अध्यारोपित होने से जो केंद्रीय फ्रिंज बनती है वो कौन सी फ्रिंज बनती है, वो दीप्त फ्रिंज बनती है। और दीप्त का मतलब होता है उजाला, दीप्त का मतलब उजाला। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, उजाला होगा। इस वाले पॉइंट पे उजाला होगा, और उजाले को बोलेंगे हम, जो जहां पे उजाला होगा वहां पे कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण। ठीक, तो जो केंद्रीय जो फ्रिंज प्राप्त होती है
वो दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। और दीप्त फ्रिंज मतलब संपोषी, जहां पे संपोषी व्यतिकरण होगा वहां पे दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, और जहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा वहां पे अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो यहाँ पे अब अगली जो फ्रिंज बनेगी, अगली बार जब तरंगे दोनों अध्यारोपित होंगी तो कौन सी फ्रिंज बनेगी, तो अब की बार जो होगा वो विनाश होगा। विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, इससे पहले वाले वीडियो में हम पूरा सब समझा चुके हैं कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन क्या होती है, संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन क्या होती है। तो वो सारी कंडीशन भी इसमें लगाएंगे अभी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, संपोषी हुआ, तो संपोषी व्यतिकरण होगा तो कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इस प्रकार जो यंग का द्विक रेखा चित्र प्रैक्टिकल था, इसमें उन्होंने क्या किया था, एक सोडियम लैंप ली थी, सोडियम लैंप के सामने एक जो है एक स्लिट रखी थी जिसमें इन्होंने दो छिद्र किए थे, S1 और S2। इससे जो निकलने वाली तरंगे थी वो एक पर्दा आगे रख दिया था। इस पर्दे पर तरंगे क्या हुई थी, अध्यारोपित हुई थी। जब इस पर्दे पर तरंगे अध्यारोपित हुई तो अध्यारोपित होने के बाद क्या हुआ, व्यतिकरण हुआ। और व्यतिकरण में क्या हुआ, एक कुछ बिंदुओं पर संपोषी व्यतिकरण हुआ, कुछ बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण हुआ। जहां पर संपोषी व्यतिकरण हुआ वहां पर कौन सी फ्रिंज बनी, दीप्त फ्रिंज बनी। जहां पर विनाशी व्यतिकरण हुआ वहां पर कौन सी फ्रिंज बनी, अदीप्त फ्रिंज बनी, ठीक। तो अब इसकी स्थिति निकालने के लिए यंग ने जो है वो क्या किया था, एक डेरिवेशन किया था छोटा सा। तो उस डेरिवेशन को करके जो है उन्होंने एक स्थिति निकाली थी। तो इस स्थिति को हम भी निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज के लिए अलग निकालेंगे और अदीप्त फ्रिंज के लिए अलग निकालेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लेंगे। ये क्या है, ये है यंग का द्विक रेखा चित्र प्रैक्टिकल। अब इसको हम मिटाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जो है जो यंग जो थे उन्होंने कैसे फार्मूला निकाला था विनाशी के लिए, संपोषी के लिए, तो अब उस हम फार्मूले की बात करेंगे, ठीक। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब उस डायग्राम को बनाएंगे यहाँ पे। तो उस डायग्राम को पढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक संबंध बनाते हैं, बताते हैं, ये पहले नोट करेंगे क्योंकि ये अभी लगेगा। तो एक होता है कालांतर बराबर, रिलेशन होता है, कालांतर को कहते हैं डेल फाई। तो डेल फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई पथांतर, ठीक। तो कालांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है, ये भी मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। दो कोणों का अंतर, कोण क्या होती है, कला होती है, और कोणों का जो अंतर होता है वो कालांतर कहलाएगा। और रास्तों का अंतर या पथों का अंतर क्या कहलाएगा, पथांतर कहलाएगा। तो कालांतर और पथांतर को कहते हैं डेल एक्स। तो कालांतर और पथांतर में एक रिलेशन होता है। ये क्या रिलेशन बना है, डेल फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई डेल एक्स, ठीक। तो यहां से अब हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन निकालेंगे और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन निकालेंगे। तो संपोषी व्यतिकरण का जो संपोषी व्यतिकरण अगर होता है तो वहां पे जो n की वैल्यू होती है, संपोषी व्यतिकरण के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, संपोषी व्यतिकरण के लिए n किसके बराबर होता है, n जो होता है, जो कालांतर होता है डेल फाई होता है, वो किसके बराबर होता है, डेल फाई बराबर होता है 0, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कहाँ तक चलता है, कहाँ तक जाता है ये 1 2 3, फिर ऐसे कहाँ तक जाएगा ये जाएगा डॉट 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 n पाई तक, ओके। और यदि विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो विनाशी के लिए कहाँ तक जाता है, विनाशी के लिए, तो विनाशी के लिए अगर हम कालांतर निकालें, विनाशी के लिए कालांतर, विनाशी के लिए कालांतर क्या बनेगा, डेल फाई बराबर क्या बनता है, इसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये 2n माइनस 1 इंटू पाई तक, ठीक। तो ये होता है संपोषी के लिए कालांतर n पाई, और विनाशी के लिए कालांतर क्या होता है 2n माइनस 1 इंटू पाई। ये किसके कालांतर है, ये कालांतर है विनाशी का और ये कालांतर है संपोषी का। अब यहाँ से पथांतर की अगर हम बात करें कि संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, कालांतर क्या होगा, तो पहले अब निकाल लेते हैं हम संपोषी के लिए पथांतर, ओके। तो अब हम निकालेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कैसे आएगा, तो कालांतर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है n पाई यहाँ पे रख देंगे तो हमें पथांतर का मान पता हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो तो हो जाएगा n पाई इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई डेल एक्स।
तो यहाँ से पाई खत्म हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन लैम्डा कितना हो जाएगा, एन लैम्डा एन लैम्डा एल लैम्डा ये 2n पाई बनता है। लास्ट में जो कंडीशन बनती है ये 2n पाई बनती है। जो काला संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कालांतर होता है वो कितना होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाता है, ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है 2n पाई तक। ठीक, तो कितनी वैल्यू है यहाँ पर 2n पाई है। ओके, तो 2 से 2 भी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो निकल के आएगा लैम्डा की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लैम्डा की इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे पाई से पाई खत्म हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन लैम्डा इक्वल टू डेल एक्स। तो ये किसकी कंडीशन मुझे मिल गई, ये कंडीशन मिल गई मुझे संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का सूत्र है। ठीक, तो संपोषी व्यतिकरण का हमें पथांतर निकालना पड़ेगा, तो हम इससे कंपेयर कराएंगे, इससे तुलना कराएंगे, तो मुझे संपोषी व्यतिकरण का क्या मिलेगा, पथांतर मिलेगा। अब विनाशी व्यतिकरण का पथांतर निकालते हैं, तो विनाशी व्यतिकरण का पथांतर निकालो, तो लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण का पथांतर। तो विनाशी व्यतिकरण का पथांतर कैसे आएगा, फार्मूला यही लगाएंगे, डेल फाई इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई डेल एक्स। विनाशी के लिए कालांतर का फॉर्मूला क्या है, 2n-1 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई डेल एक्स। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2n-1 इंटू लैम्डा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा, पूरे के डिवाइड में हो जाएंगे 2 और इक्वल टू डेल एक्स। तो ये किसके लिए पथांतर निकल के आ गया, ये पथांतर आ गया संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर ये हो गया और संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर ये हो गया। ये वैल्यू आप लोग लर्न कर लेंगे, अभी इसका हम यूज करेंगे। ठीक, तो इसको पहले आप लोग नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम करेंगे यंग का द्विग रेखा क्षेत्र प्रतिकल से जो उन्होंने फार्मूला निकाला था, वो हम उस फार्मूले की बात करेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की जो है स्थिति को कंप्लीट किया है। मतलब दीप्त फ्रिंज के लिए जो है फार्मूला क्या होता है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला होता है पथांतर। दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो होता है डेल एक्स बराबर एन लैम्डा, और अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर होता है डेल एक्स बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक, तो इसको जो है इसके पहले वाले वीडियो में लर्न कर लेंगे, फिर इस वाले वीडियो पर आएंगे। ठीक, तो अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, यंग के प्रयोग के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। मतलब यंग ने जो प्रैक्टिकल किया था, तो प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या किया था, एक जो है सोडियम लैंप ली थी और सोडियम लैंप के सामने एक रखा था द्विस्लिट पर्दा जिसमें 2 छिद्र किए थे, उसके आगे एक और पर्दा रखा था। उस पर्दे पे जो है व्यतिकरण हुआ था, तो व्यतिकरण करने से जो है फ्रिंजें बनी थी, मतलब संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। जब संपोषी व्यतिकरण हुआ था तो दीप्त फ्रिंज बनी थी, और जब विनाशी व्यतिकरण हुआ था तो जब संपोषी व्यतिकरण हुआ तो दीप्त फ्रिंज बनी, और जब विनाशी व्यतिकरण हुआ तो कौन सी फ्रिंज बनी थी, अदीप्त फ्रिंज बनी थी। तो उन्हीं की स्थिति को निकालने के लिए अब हम जो है आगे बात करेंगे। तो इसके लिए एक हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम वही जो इनके प्रैक्टिकल में बनाया था वही डायग्राम। यहाँ पे एक लगाएंगे सोडियम लैंप या प्रकाश स्रोत मान लेता हूं मैं, एक प्रकाश स्रोत है एस। ठीक, अब इससे प्रकाश स्रोत से जो तरंगे निकलेंगी, अगर सेम आवृत्ति की मुझे तरंगे प्राप्त करनी है तो प्रकाश स्रोत एक ही होना चाहिए। अगर प्रकाश स्रोत अगर हम 2 लगा देंगे तो फिर आवृत्ति उनकी बदल जाएगी। इसलिए यंग ने एक सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम में जो है प्रकाश स्रोत तो एक ही लिया था, मगर प्रकाश की जो है 2 किरणें प्राप्त कर ली थी। कैसे, एक छिद्र यहाँ पे कर दिया था इस स्लिट में और एक छिद्र यहाँ पर। इसको इन्होंने S1 बोला था और इसको S2 बोला था, और दोनों स्लिटों के जो बीच की दूरी ली थी इन्होंने कैपिटल D ली थी, स्मॉल d। अब इसके आगे एक कैपिटल D दूरी पर पर्दा रखेंगे। तो मान लेता हूं कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है यहाँ पर, यहां से इसकी दूरी कितनी है, कैपिटल D है। तो एक तरंग जो है, थोड़ा नीचे बना लेते शायद दिख ना रहा हो, ये हमारा हो गया S1 छिद्र और ये हो गया S2 छिद्र। बीच की दूरी कितनी, D, बीच की दूरी हो गई स्मॉल d। ओके,
अब क्या करते हैं, यहां से एक फ्रिंज जो केंद्रीय फ्रिंज होगी जो कि बीच में जाएगी, तो ये टोटल दूरी स्मॉल डी है, तो हाफ दूरी कितनी हो जाएगी, d/2। इधर की दूरी है इतनी, और इधर ऐसे नीचे भी कितनी हो जाएगी, नीचे भी हो जाएगी d/2। अब एक तरंग जो है S1 स्रोत से इस बिंदु पे पहुंचेगी और एक तरंग S2 स्रोत से इस बिंदु पर पहुंचेगी, और ये बिंदु कौन सा है, बिंदु P मान लेते हैं, इसको हमने बिंदु मान लिया P। तो ये दूरी इधर से नहीं लिखते हैं, थोड़ा बाहर से लिख देते हैं, थोड़ा अजीब दिख रहा है। तो ये दूरी कितनी थी हमारी, d/2। ठीक, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देना, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम O पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M पॉइंट है। एक तरंग, अब मैं जो इसी के पहले एक लाइन ड्रा कर लेता हूं यहां से, तो एक त्रिभुज हमें ऊपर मिल जाएगा, एक नीचे भी ड्रा कर लेते हैं, तो एक त्रिभुज मुझे नीचे मिल जाएगा। तो एक त्रिभुज हमारा बन गया है S1 S2 P, इसको कुछ नाम दे दो, इसको बोल देता हूं E, इसको बोल दो N। ठीक, तो एक त्रिभुज हमारा बन गया है S1 NP और एक त्रिभुज बन गया है S2 PE। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। ये कैपिटल D दूरी है और ये केंद्रीय फ्रिंज है, तो यहां से इसकी दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, xn है। यहां से इसकी दूरी हो गई xn, xn हो गई। अब ये दूरी कितनी है, d/2 है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, और ये दूरी d/2 है तो ये भी हो जाएगी d/2। अब अगर हमको ये दूरी फाइंड करनी है, ये वाली Pn, तो Pn कैसे आएगा, तो Pm ले लो और Pn से Mn घटा दो, Pm से Mn घटा देंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी हमें कितनी, ये दूरी हमारी आ जाएगी xn माइनस d/2, तो ये इतनी मिल गई। अब हमें फाइंड करनी है कौन सी दूरी, अब हमें निकालनी पड़ेगी अगली, तो वो अगली बाद में देख लेंगे, पहले नहीं हमने कौन सी दूरी निकाली, हाँ ठीक। तो अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, हमें पथांतर चाहिए। तो पथांतर क्या होता है, पथों का अंतर, तो पथांतर होता है पथों का अंतर। तो पथों का अंतर कैसे निकलेगा, कौन सी तरंग कहाँ है, S1P एक तरंग है, दूसरी तरंग है S2P। तो S2P के रास्ते से अगर हम S1P रास्ता घटा दें तो हमें इसका पथांतर पता हो जाएगा, पथांतर है कितना। तो यहां से एक लंब डाल देंगे इसके ऊपर ऐसे, तो ये कितना ज्यादा है तरंग, इतनी ज्यादा है, तो यही इतनी ज्यादा जो है इसी को बोलते हैं पथांतर। तो यही पथांतर कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे पथांतर इक्वल टू, पथांतर को डेल एक्स से दर्शाते हैं, तो डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, S2P माइनस S1P, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम S1P और S2P की वैल्यू कैसे ना कैसे फाइंड कर लें और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ठीक, तो यही करते हैं। तो अब हम लेंगे त्रिभुज, तो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज S1PN में दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज लिया हमने, ये वाला त्रिभुज लिया है, ये इस त्रिभुज में बात करेंगे। तो इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल जब 90 है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया है। तो ये बन गया कर्ण, ये बन गया आधार, ये बन गया लंब। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, Pn। S1P मुझे तो निकालना है, तो S1P को तो ऐसे ही रखो का होल स्क्वायर इक्वल टू S1N कितना है, S1N ये D है तो ये भी D हो जाएगा। तो S1D कितना है, D है, तो D का स्क्वायर प्लस Pn कितना हमने निकाला है, XN D/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसमें D स्क्वायर चाहो तो कॉमन ले लो, तो S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे XN माइनस D/2 पूरे का होल स्क्वायर, और D स्क्वायर कॉमन लिया है तो D स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पे नहीं समझ आया, मैं समझा रहा हूँ, जैसे इधर दिया हो, मान लिया दिया हो 2 + 3 है, ठीक, 2 + 3 में अगर हम क्या करें, 2 कॉमन ले लें, तो 2 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ से तो 2 कॉमन मिल गया, यहाँ नहीं मिला है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जहाँ से कोई चीज कॉमन नहीं मिलती है तो वो चीज कहाँ चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है, तो ये चला गया डिवाइड में। तो अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 × 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 3 आ जाएगा, मतलब वही चीज फिर से आ गई। तो इसका मतलब जो चीज मैं कॉमन लेता हूँ वो चीज नहीं मिलती है जहां से, वहां डिवाइड में चली जाती है। तो डिवाइड में जाने से मतलब क्या है, अगर उसको फिर से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से मेरी वही चीज आ जाती है, तो इसका मतलब ये चीज मैं लिख सकता हूँ, तो इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है।
तो मैंने क्या किया, डी स्क्वायर ले लिया कॉमन। तो यहां से डी स्क्वायर तो कॉमन मिल गया, पर यहां से नहीं मिल रहा था, इसलिए डी स्क्वायर कहां चला गया, डिवाइड में। अब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो S1P इक्वल टू आ जाएगा रूट के भीतर डी स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस डी बाई टू पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये हो जाएगा। हमने डी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया है, तो डी स्क्वायर बाहर रहेगा, और थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं। डी स्क्वायर हमने लिया है कॉमन, तो 1 प्लस ये रहेगा ऐसे, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको अगर हम रूट के बाहर निकालें डी स्क्वायर को, तो बाहर कितना निकलेगा, तो S1P इक्वल टू ये रूट के बाहर डी आ जाएगा। अब रूट के भीतर कितना रह जाएगा, 1 प्लस एक्सएन डी बाई टू पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अब रूट की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। जब रूट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S1P इक्वल टू डी भीतर हो जाएगा 1 प्लस एक्सएन डी बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। और अब क्या लग जाएगा, जब रूट हमने हटा दिया तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बायनोमल थ्योरम। बायनोमल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय क्या होती है, द्विपद प्रमेय एक हमारा फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर कहीं पे लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx। मतलब जो पावर होती है, जो घात होती है, वो x के साथ गुणा कर लेती है। जो पावर n होगी वो x के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई कर लेती है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसे बोलते हैं बायनोमल थ्योरम या फिर द्विपद प्रमेय। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है 1, ये पूरा x है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, ये n का काम करेगा, तो ये n जो होगा वो इसके गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, S1P इक्वल टू आ जाएगा d, और भीतर हो जाएगा ये 1/2 x के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये पूरा x में मान रहा हूँ, तो बन जाएगा 1 प्लस 1/2 xn d/2 पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है, डी स्क्वायर। ठीक, क्या हुआ, यहाँ पे जो पावर थी वो x के मल्टीप्लाई में आ गई इस फार्मूले के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, इस d के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो S1P इक्वल टू कितना आ जाएगा, d प्लस इस d की इससे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, तो d डिवाइड बाई 2 और xn d/2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है, d स्क्वायर। एक d कैंसिल हो जाएगा, तो S1P इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा d प्लस xn d/2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है, 2d, ये वाला 2 और ये वाला d, तो हो जाएगा 2d। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ से किसकी निकल के आ गई है, ये आ गई है S1P। तो हमें S1P ही चाहिए था, तो S1P मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे पथांतर निकालना है, तो S1P और S2P निकालना है। तो S1P तो हमने निकाल लिया है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम S2P निकालेंगे। तो S2P अब जो हम निकालते हैं S2P, तो S2P कैसे आएगा, तो S2P जो है निकालना बहुत ईजी है। मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने S1P निकाला है, लिख देंगे कि इसी प्रकार जो है वो S2P भी आएगा, मगर उससे पहले S2P निकालने के लिए हम त्रिभुज कौन सा लेंगे वो देख लेते हैं। S2P किस त्रिभुज में है, S2P है S2PE, तो ये त्रिभुज लेना पड़ेगा मुझे, कौन सा, ये वाला। तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, ये आधार है, अगर ये D है तो ये भी D हो जाएगा। मुझे ये दूरी नहीं पता है, तो ये दूरी पता करनी पड़ेगी, टोटल ये दूरी। तो टोटल ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो टोटल ये दूरी कितनी है, तो ये कितनी है, PM कितना है, xn है, और xn में अगर हम d/2 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, PE। तो PE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PE की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से इसकी वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये xn, और उसमें d/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, xn प्लस d/2, ये कहाँ से हो गई, PE की वैल्यू हो गई। तो हमें लंब मिल गया है xn प्लस d/2, और आधार कितना है, d है। तो यही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर हम सॉल्व करेंगे, चलो एक बार हम इक्वेशन बना के दिखाते हैं, फिर आगे हम सॉल्व नहीं कर देंगे, फिर लिख देंगे। इसी प्रकार ये चीज निकल के आ जाएगी S2P की, इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे इसी प्रकार आगे करेंगे। तो अब त्रिभुज लेंगे हम S2PE को, तो इस चीज को मिटा दें। अब लिखो त्रिभुज S2PE में, त्रिभुज S2PE में, इसमें भी कर्ण कौन सा है, S2P है, तो S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार कौन सा है, S2E है, और लंब कौन सा है, लंब है PE, तो PE का स्क्वायर, तो रखो इसमें। तो S2P का स्क्वायर इक्वल टू S2E कितना है, D है, तो D स्क्वायर प्लस PE कितना है, XN प्लस D/2 पूरे का होल स्क्वायर।
वही चीज आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, डी कॉमन लेंगे, फिर से वही उतनी कैलकुलेशन करेंगे। तो इससे बढ़िया है जो S1P आया है बिल्कुल सेम उसी प्रकार हो जाएगा, जहां पे इसमें माइनस है बस वहां पे यहाँ प्लस है तो वहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, बाकी सब पूरा वही रहेगा। तो अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे लिख देंगे इसी प्रकार कर देना, या लिख दो फर्स्ट पार्ट की तरह, या ऐसे लिखो S1P की तरह S2P भी ज्ञात किया, या ऐसा करते हैं हम ज्ञात ही कर देते हैं, कितना टाइम लगेगा। चलो इसको भी ज्ञात कर लो, क्यों फालतू में लिखे। तो S1P तो मिल चुका है, अब S2P निकालो। तो इसमें क्या करेंगे, डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो फिर से वही S2P स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो अंदर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्सएन डी प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और डी स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ से डी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे था नहीं तो यहाँ कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अभी इसके फर्स्ट पार्ट में अभी समझाए थे। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर उधर भेजेंगे, तो S1P इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट के भीतर आ जाएगा डी स्क्वायर 1 प्लस एक्सएन डी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, रूट की इसको रूट के बाहर निकाल लेंगे, तो S1P इक्वल टू निकल के आ जाएगा, रूट के बाहर d आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्सएन प्लस डी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर और नीचे कितना है डी स्क्वायर। फिर से रूट का मान रख देंगे, तो रूट का मान रख दो। तो जब रूट का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बन जाएगा S1P इक्वल टू डी और 1 प्लस एक्सएन प्लस डी बाई 2 और पूरे के भीतर है, पूरे के नीचे कितना है, इसके डी स्क्वायर है, और रूट का मान रख देंगे, तो इसका तो होल स्क्वायर था, तो इसका होल स्क्वायर और रूट का मान हो जाएगा 1/2। अब फिर से यही फार्मूला लगा देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n, पावर क्या होती है, x के गुणे में आ जाती है, पावर x के गुणे में आती है। लाइट चली गई है, तो अब लाइट आएगी तभी आगे। हाँ, हमारा कितना आ गया, S2P इक्वल टू इतना आ गया। अब इसकी आगे कैलकुलेशन करनी है, यहाँ कितना था, S2P है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम वही फार्मूला फिर से लगा देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू कितना है, 1 प्लस nx, मतलब जो पावर होगी वो x के गुणे में आ जाएगी, तो बन जाएगा S2P इक्वल टू डी 1 प्लस पावर आगे आ जाएगी गुणे में इसके x के, तो 1/2 और xn प्लस d बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर और नीचे कितना d स्क्वायर। अब इस d के अंदर गुणा मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा S2P इक्वल टू कितना, इस d के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, d प्लस d और xn प्लस d बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, नीचे कितना है 2d स्क्वायर। एक d कैंसिल हो जाएगा, तो S2P कितना निकल के आ गया, S2P निकल के आ गया d प्लस यहाँ कितना बचा, xn प्लस d बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, नीचे कितना है 2d, ठीक। तो ये हमारा आ गया S2P मिल गया, S1P हम पहले ही निकाल चुके थे। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो दोनों वैल्यूज, S2P और S1P। तो S1P ये रहा हमारा, S1P ये रहा, S2P ये रहा। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर 1 में जो है पुट कर देंगे, ठीक। तो अब इक्वेशन नंबर जब 1 में पुट करेंगे तो क्या करते हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, इस चीज को देख लेंगे, नोट कर लेंगे, और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको मिटा रहा हूँ, अब लिखेंगे हम, इसको भी मिटा देते हैं। S1P, S2P के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो, तो S1P की वैल्यू यहाँ रख दो, S2P की वैल्यू यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू बन जाएगा कितना, डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा d प्लस एक्सएन प्लस डी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर और नीचे कितना है 2d, और ये हो गया पहला, और माइनस S1P की वैल्यू ये है d प्लस एक्सएन माइनस डी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, नीचे कितना है 2d। बस इसको अब सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से।
तो इसके नीचे एक पुट कर लो, इसके नीचे एक पुट कर लो, इधर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस डी बाई टू पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे कितना है 2d एकम 2d, और इधर आ जाओ इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो तो 2d स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस डी बाई टू पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे कितना 2d। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हर तो समान ही है, तो कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस डी बाई टू पूरे का होल स्क्वायर माइनस, हर तो समान है, यहाँ 2d यहाँ 2d, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो 2d का स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस डी बाई टू पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा करते हैं, पहले फार्मूला खोल लेते हैं, फार्मूला खोलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स एन स्क्वायर प्लस डी बाई टू स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, डी बाई टू डी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xn इंटू डी बाई टू। ये पहला फार्मूला खुल गया, और पूरे के नीचे कितना है 2d है, उसमें भी खोल दो, तो 2d स्क्वायर प्लस एक्सएन स्क्वायर प्लस डी बाई फोर का स्क्वायर और माइनस 2xn और डी बाई टू, और पूरे के नीचे कितना है 2d। बस आगे और थोड़ा सॉल्व करना है, अभी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 2d स्क्वायर प्लस एक्सएन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस 2xn डी बाई टू माइनस 2d स्क्वायर माइनस एक्सएन स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस 2xn डी बाई टू, और इसके नीचे भी कितना था 2d था, इसके नीचे भी 2d है, तो हर समान है, मैं एक बार में ही लिख देता हूँ 2d। ओके, अब क्या करते हैं, देखो जो कट रहा है वो काट दो, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये प्लस ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के पथांतर निकल के आएगा। चलो इधर लिख लेते हैं, पथांतर कितना आ जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 2xn डी कितना हो जाएगा 4xn डी बाई टू, और नीचे कितना है 2d, नीचे कितना है 2d, तो यहाँ से देखा जाए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2xn डी बाई टू, और नीचे कितना था d, देखा जाए तो ये वाले दो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा xn डी डिवाइड बाई कैपिटल D। तो यहाँ से ये हमारा किसका मान निकल के आया है, डेल एक्स का मान आया है। हमें तो समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन निकालनी है, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर अभी मैं निकलवा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, तो अब उनकी हम जो है इसके साथ यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो विनाशी व्यतिकरण और समपोषी व्यतिकरण के लिए हमें मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसको देख लेंगे, अब इसको मिटा रहे इधर से, अब समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए लगाएंगे। अब लिखो समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है डेल एक्स इक्वल टू, समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर लिख दो यहाँ पे, पथांतर कितना होता है डेल एक्स इक्वल टू 2n पाई, तो 2n पाई डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो समपोषी की क्या मिल जाएगी मुझे कंडीशन मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 2n पाई इक्वल टू एक्सएन, 2n पाई एक्सएन, n पाई होता है सिर्फ n पाई है ना, 2n पाई नहीं सिर्फ n पाई, तो क्या हो जाएगा n पाई इक्वल टू एक्सएन डी डिवाइड बाई कैपिटल D। ठीक, तो अब यहाँ से ये हमारा मान निकल के आ गया। अब क्या करते हैं हम, इसके नीचे एक मान के मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्सएन की वैल्यू चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा n पाई, ये नहीं थी हमारी कंडीशन, क्या थी हम कंडीशन जरा भूल रहे हैं, अभी क्या निकलवाए थे थोड़ी देर पहले, पथांतर समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर हमने निकाला था डेल एक्स बराबर n लैम्डा निकाला था, n लैम्डा है ना, n लैम्डा, तो n लैम्डा यहाँ पे रखो तो कितना हो जाएगा n लैम्डा इक्वल टू एक्सएन डी डिवाइड बाई कैपिटल D। तो अब इसके नीचे एक पुट करो तो हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D
इक्वल टू एक्स एन डी, और डी मल्टीप्लाई जो नीचे आ जाएगा तो एन लैम्डा डी कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी इक्वल टू एक्स एन। तो ये हमारा जो है दीप्त फ्रिंज के लिए संपोषी व्यतिकरण होगा तो कौन सी फ्रिंज बनेगी? दीप्त फ्रिंज। तो दीप्त फ्रिंज की एनवी स्थित, दीप्त फ्रिंज की एनवी स्थित निकालने के लिए मुझे फार्मूला मिल गया ये। अब निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज की एनवी स्थित निकालने के लिए सूत्र। तो अब अदीप्त फ्रिंज के लिए लगाओ। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है? अब लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, या ऐसे लिखो। अब लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। तो कितना था ये पथांतर कितना था? ये था डेल एक्स इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो बन जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एक्स एन स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। कैपिटल डी की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पुट करके, तो बन जाएगा 2n-1 लैम्डा, लैम्डा लाइट फिर से चली गई है, क्या करें हुए रोक्यो। तो कितना आ गया हमारा 2n-1 लैम्डा, और डी की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल डी, और नीचे कितना है? ये नीचे कितना भी बचा है? नीचे बचा है 2, तो नीचे आ जाएगा 2 इक्वल टू इसकी इधर तो एक्स एन डी। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो फार्मूला यहाँ से निकल के हमारा क्या बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा 2n-1 लैम्डा डी डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 2d इक्वल टू एक्स एन। तो ये बन गया अदीप्त फ्रिंज की एनवी स्थित निकालने के लिए सूत्र। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के वीडियो जो है हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार के आपको नए नए वीडियो हम जो है आगे देते रहें। ओके, थैंक यू।